हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल क्या होता है? जिस पे आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है ये कैसे सच हो सकता है, ऐसी चीज क्या होती है? इम्प्लॉजिबल। इस पिक्चर को देखो, इंसान कभी हाथी को उठा सकता है? नहीं उठा सकता। तो ये चीज कैसी है? ये चीज इम्प्लॉजिबल। लास्ट में IBLE लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। तो अनलाइकली टू बी ट्रू ऑफ बिलीवेबल, नहीं होता विश्वास, अनबिलीवेबल है, इम्प्रोबेबल है, मतलब हो ही नहीं सकता, इनकंसीवेबल है, हो ही नहीं सकता, इस बात के चांसेस ही नहीं है, अनलाइकली है। अनलाइकली का मीनिंग क्या होता है? कि इस बात का चांस ही नहीं है। एंटोनिम्स, प्लॉजिबल है, हो सकता है, क्रेडिबल है, विश्वसनीय है, कन्विंसिंग है, ठीक है मैं मान सकता हूं। तो जो विटनेस था, विटनेस मीन्स चश्मदीद गवाह, तो गवाह ने एक बहुत ही इलॉजिकल सा, अनबिलीवेबल सा एक्सप्लेनेशन दिया कि वो अचानक से डिसअपियर क्यों हो गया था, और उस चीज का जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ही इम्प्लॉजिबल था, मतलब बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं था। अच्छा, कोई चीज पे अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा होता तो आप उसको क्या करते हो? यू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है? कि आप उस चीज पे डाउट कर रहे होते हो, मतलब यू डाउट इट। आपको डाउट हो रहा होता है, यू कैन स्मेल अ रैट, आप एक रैट स्मेल कर लेते हो, मतलब आपको क्या हो रहा है उस चीज पे? आपको उस चीज पे डाउट हो रहा है। आपको वो जो स्टोरी है वो क्या लग रही है? टॉल स्टोरी लग रही है। टॉल स्टोरी का मतलब क्या है? अनबिलीवेबल स्टोरी। आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर आपको कॉक एंड बुल स्टोरी लग रही है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या है? झूठी मूठी कहानी, मीन्स कॉन्कॉक्टेड। कॉन्कॉक्टेड शब्द का मतलब क्या होता है? बनाई हुई, फैब्रिकेटेड, मतलब झूठी हुई, झूठी मूठी कहानी लग रही है आपको। ऐसी स्टोरी को क्या बोलते हैं? ऐसी स्टोरी को बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब आप उस चीज पे डाउट ही नहीं कर पा रहे हो, वो चीज आपकी आईब्रोज रेज कर रहा है। रेज आईब्राउज, तो रेज आईब्राउज का मतलब क्या है? कि आपको उस चीज पे डाउट हो। जब आप किसी चीज पे डाउट करते हो, हाँ आपको लग रहा है समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज फिशी मतलब आपको क्या लग रहा है? कि कुछ तो गड़बड़ है, ढूंढ के निकालो दया, क्या गड़बड़ है। समथिंग इज फिशी, इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप उस चीज पे डाउट कर रहे हो। अच्छा, अगर आप किसी चीज पे डाउट करते हो तो आप किस तरह के इंसान हो गए? बहुत बार ऑथर की टोन भी आती है, कि ऑथर की टोन कैसी है? स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल टोन का मतलब क्या होता है? कि आप उस चीज को लेके क्या कर रहे हो? डाउट कर रहे हो। आप क्या हो? डाउटफुल हो। आप क्या हो? ड्यूबियस हो। आपको क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है। इसका मतलब आपको सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब क्या होता है? डाउट। तो आप क्या हो? सस्पिशियस हो। इसका मतलब यू हैव योर डाउट्स, आप उस चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहे। जितने भी वर्ड्स हैं, सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स। अच्छा, इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड आता है, बट ये वर्ड भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, एंड दैट इज सिनिकल। सिनिकल शब्द का मतलब क्या होता है? कि आपको सामने वाले की इंटेंशंस पे डाउट तो हो रहा है, और वो डाउट क्यों हो रहा है? वो डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लगता है कि कोई भी इंसान कभी किसी का भला नहीं कर सकता। वो इंसान सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए ही काम करता है, वो इंसान अपने फायदे के लिए काम करता है, कभी किसी का भला नहीं कर सकता। ऐसे इंसान को बोलते हैं सिनिकल इंसान। मतलब ये इंसान को लेके आपको क्या है? ये इंसान को लेके आपको क्या है? डाउट है कि ये इंसान कभी भी अपना भला, किसी और का भला नहीं कर सकता। इसका मकसद हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगा? सेल्फिश होगा। ये इंसान कैसा होगा? बहुत सेल्फिश होगा। अच्छा, कोई चीज डाउट में है तो वो क्या बोलते हैं? अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? कि उस चीज पे आपको क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है। अंडर अ क्लाउड का एक के जैसा एक और इडियम होता है, अंडर वेदर। कोई इंसान अगर अंडर वेदर है, इसका मतलब वो इंसान क्या है? बीमार है, इल है। तो अंडर वेदर का मतलब होता है बीमार है और अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? कि वो चीज डाउट में है। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज बनाल।
पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। बनाल शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत ही पकाऊ सी। क्या हाल चाल है भाई? वही हड्डी है वही खाल है। आपने बोला कि थोड़ा सा पकाऊ जवाब देना बंद करो यार, तो कोई चीज बहुत ही पकाऊ होती है। ऑर्डिनरी, बोरिंग और लैकिंग ओरिजिनलिटी। इस पिक्चर को देखो, बाकी सब लोग इमोशनल हो रहे हैं, इस पर्सन को बहुत पकाऊ मूवी लग रही है, तो बोरिंग है। राइट है, हैकनीड है, कॉमन प्लेस है, क्लीशेड है, प्लैटिट्यूडनस है। मतलब कैसी है? बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। बोरिंग के कुछ और वर्ड्स बता दो मुझे। कोई चीज अगर बहुत ही बोरिंग होती है तो मंडेन होती है, हमड्रम होती है, प्रोसाइक होती है, ड्रैब होती है, लैक लस्टर होती है। लैक लस्टर का मतलब क्या है? उस चीज के अंदर क्या है? उस चीज के अंदर चमक की कमी है। पेडेस्ट्रियन होती है, बहुत ही ज्यादा क्या है? बहुत ही ज्यादा बोरिंग। एक बड़े ईडियम से कहते हैं रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल का मतलब क्या है? वही पुरानी चीज, कुछ भी उसके अंदर से नया नहीं निकला है, वही पुरानी चीज है, सेम ओल्ड स्टोरी। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, और सबका मतलब है बहुत ही वो चीज कैसी है? बहुत ही बोरिंग सी, पकाऊ सी है। टीडियस है। टीडियस शब्द का मतलब क्या होता है? कि आपकी मेहनत भी बहुत लग रही है और आपको बोरिंग भी बहुत लग रही है। मोनोटोनस होती है। वेरी गुड, बहुत ही बोरिंग है। अच्छा, ये चीज तो हो गई बोरिंग की। अब अगर मैं खाने की बात करूं कि खाना बहुत पकाऊ सा है, मतलब खाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, बहुत फीका सा खाना है, तो फीके से खाने के लिए वर्ड क्या यूज करते हो? इंसिपिड है। क्या है? ब्लैंड है। इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों शब्दों का मतलब खाना कैसा है? बहुत ही टेस्टलेस है। अच्छा, अगर खाना बहुत टेस्टी होता है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? सेवरी। शबरी से आप याद कर सकते हो, शबरी के फल बड़े मीठे थे, तो शबरी के फल कैसे थे? बहुत ही टेस्टी थे। तो सेवरी शब्द का मतलब क्या होता है? कि खाना कैसा है? खाना बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक और वर्ड होता है, ये वर्ड भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, वैपिड। कोई चीज वैपिड होती है, इसका मतलब भी वही होता है कि वो चीज कैसी है? बहुत ही डल सी है, कुछ मजा सा नहीं आ रहा। मतलब जितने भी हमने वर्ड्स किए सारे के सारे वर्ड्स क्या है? नेगेटिव टोन के वर्ड्स। ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव टोन। कोई दिक्कत किसी को भी? आगे बढ़े, चले, लेट्स मूव। अच्छा, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? राइट, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर एडजेक्टिव्स। जितने भी हम वर्ड्स कर रहे हैं एडजेक्टिव्स कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, जब भी किसी का सिनोनिम होगा ना, तो एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा। नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा। तो सिनोनिम और एंटोनिम्स हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच में होते हैं। अच्छा, टेस्टी के कुछ और वर्ड्स। एक बच्चे ने बोला मैम डिलेक्टेबल भी होता है टेस्टी का, बिल्कुल सही बोला, डिलेक्टेबल, टेस्टी। एक टेस्टी का और एक और वर्ड होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, स्क्रम्शियस। तो कोई भी चीज अगर स्क्रम्शियस होती है, इसका मतलब वो चीज कैसी होती है? वो चीज बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। लशियस, लशियस नाम से रेस्टोरेंट्स भी है बहुत सारे दिल्ली में, मतलब बहुत टेस्टी है। सक्यूलेंट, इसमें जूसी एंड टेस्टी, मतलब वो चीज कैसी? टेस्टी है। पैलेटेबल, पैलेटेबल वर्ड कहाँ से बना है? प्लेट से बना है। तो प्लेट में रख के वो चीज क्या बन गई है? बहुत ही टेस्टी बन गई है। टूथसम, मतलब बहुत टेस्टी है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो चीज बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। यमी, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? यमी है, डिलिशियस है, बहुत बढ़िया है। चलिए, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच अगेन एडजेक्टिव, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। चलिए वापस आ जाते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? ओरिजिनल है, फ्रेश है, अनयूजुअल है, नया है, बोरिंग नहीं है। तो जो मूवी थी उसकी बहुत ही पकाऊ सी स्टोरी लाइन थी, तो ऑडियंस को इंटरेस्ट ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो स्टोरी लाइन थी वो कैसी थी? बहुत ही पकाऊ सी थी, बनाल थी। अगले वर्ड पे आते हैं ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस मीन्स बेवकूफ सा। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। तो कोई भी इंसान अगर ल्यूडिक्रस होता है मतलब बहुत ही बेवकूफी सी बात करता है, इतनी अनरीजनेबल, इतनी बेवकूफी वाली बात कर रहा है कि लोग उस पर हंस रहे हैं। अच्छा, ये लाफ्ड एट लिखा हुआ है, यहाँ से एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा। मैंने बोला ही लाफ्ड एट सुरेश, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस बहुत सारे लोग लिख देंगे, सुरेश वॉज
laughed by him। अब ये जो है ना ये गलत है। हमेशा याद रखना कि लाफ को जब आप यूज करते हो उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है वो कौन सा होता है, एट होता है। तो सुरेश वॉज लाफ्ड एट बाय, दिस इज करेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा ध्यान से याद रखना। तो ही लाफ्ड एट सुरेश है तो सुरेश वॉज लाफ्ड एट बाय, एट लगाना कभी भी मत भूलना। चलिए वापस आ जाते हैं। तो ल्यूडिक्रस का मतलब क्या है, बहुत ही बेवकूफी भरा, है ना। एब्सर्ड है, प्रिपोस्टरस बेवकूफी भरा है, रिडिक्यूलस है बहुत ही बेवकूफी भरा है। अच्छा बहुत दिन से हमने फुलिश वर्ड के सिनोनिम्स नहीं करे, ये भी तो बेवकूफी भरा ही हो गया। मुझे आज ना कम से कम 30 सिनोनिम्स बता दो किसके, फुलिश वर्ड के। 30 से कम में काम नहीं चलेगा। जो इंसान फुलिश होता है क्या होता है, इडियोटिक होता है, मोरॉनिक होता है। पहले आईसी वाले सारे वर्ड्स एक साथ करें। ल्यूनाटिक होता है, इम्बिसाइलिक होता है, पैटुअस होता है, वैक्यूअस होता है, स्टूपिड होता है, इनसेन होता है, इनएन होता है, क्रेजी होता है, सिली होता है, मैड होता है, प्रीपोस्ट्रस होता है, ल्यूडिक्रस होता है, डॉल्टिश होता है, हेयर ब्रेन्ड होता है, थिक हेडेड होता है, डिम विटेड होता है, बचकाना उसकी हरकतें होती हैं, मतलब उसकी हरकतें कैसी होती हैं, चाइल्डिश होती हैं। कितने हो गए, 20 हुए अभी तो, 10 मोर टू गो। 10 वर्ड्स और बताओगे। ऐसा इंसान जो बहुत ही बेवकूफ सा होता है, अनवाइज होता है। हाँ और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो, 9 वर्ड्स और बताने हैं। आप लोगों के कमेंट्स ही देख रही हूँ। शॉर्ट टेम्पर नहीं, शॉर्ट टेम्पर का तो मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मैम जेनी होता है, हाँ जेनी, एसिनाइन रह गया, वेरी नाइस। हाँ एसिनाइन होता है, गूफी होता है, वेरी गुड। गूफी मीन्स बहुत गड़बड़ गड़बड़ करता है। डेफ्ट होता है, बहुत बढ़िया। मेनियाक रह गया मैम, राइट। मेनियाक होता है, मेनियाक का मतलब क्या है, ऐसा इंसान जो क्या होता है, पागलपन, पागल सा। माइंडलेस होता है, ब्रेनलेस होता है, विटलेस होता है, स्लो विटेड होता है। डिम विटेड का मतलब है बुद्धि उसकी ट्यूबलाइट जैसे चलती है, और स्लो विटेड का मतलब क्या है, बहुत धीरे धीरे उसकी बुद्धि चलती है। ऑप्ट्यूज होता है, बहुत बढ़िया। ऑप्ट्यूज इज व्हाट, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ सा होता है। हो गए 30+। हाँ तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ सा है। रिडिक्यूलस रह गया मैम, हाँ रिडिक्यूलस कह सकते हैं, राइट। रिडिक्यूलस होता है। क्लाउनिश कह सकते हैं, क्लाउनिश शब्द का मतलब होता है जोकर जैसा होता है। तो क्लाउनिश इज व्हाट, जोकर। चाइल्ड लाइक बेटा एक पॉजिटिव वर्ड होता है, चाइल्ड लाइक का मतलब होता है इनोसेंट। यहाँ पे हम नेगेटिव टोन के वर्ड्स लिख रहे हैं तो चाइल्ड लाइक नहीं लिख सकते। तो इन सारे के सारे शब्दों, एम्प्टी हेडेड लिख सकते हैं, हाँ एम्प्टी हेडेड होता है, राइट। मतलब बहुत ही बेवकूफ सा होता है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी हमने लिखे हैं, ऑल ऑफ दिस वर्ड्स आर एडजेक्टिव। सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स। सेंसलेस लिख सकते हैं, कोई सेंस नहीं होता उसमें। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। मैम डम्ब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डम्ब भी, डम्ब। मैम निम कॉम्पूप रह गया, राइट। इसका मतलब भी क्या है कि वो इंसान कैसा होता है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ सा होता है। करवा दो चलो। 30 कितने हो गए, 15, 36, 37 हो गए। बट ये निम कॉम्पो में नाउन होता है। चलो कोई बात नहीं, नाउन फॉर्म से लिख लो। 37 हो गए, 3 और बता दो। डांस। अब मैं नाउन फॉर्म्स लिख रही हूँ यहाँ पे ना, ये सारे हमने एडजेक्टिव फॉर्म्स लिखे थे, अब हम नाउन फॉर्म्स लिख रहे हैं। सिंपलिटन, ब्लॉक हेड। तो यहाँ पे हमने जितने भी लिखे हैं सारे के सारे नाउन फॉर्म्स हैं। इस सब का मतलब क्या कि वो इंसान कैसा होता है, बहुत ही बेवकूफ होता है। निटविट कहते हैं, राइट। नकल हेड,
बहुत ही बेवकूफ। चलो, एंटोनिम सेंसिबल है, रैशनल है, क्रेडिबल मीन्स विश्वास कर सकते हो। तो बहुत ही बेवकूफ़ी होगी कि हम इस बात को एक्सपेक्ट करें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी बिना साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्ट किए। मतलब हमने इन्वेस्ट तो किया नहीं साइंटिफिक रिसर्च में और हम सोच रहे हैं कि प्रोग्रेस हो जाएगी। तो ये चीज़ क्या है, बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात। अगले वर्ड पे आते हैं गलिबल। जब भी गलिबल वर्ड आता है मुझे याद आता है भोला भाला था, सीधा साधा था। गलिबल इंसान कैसा होता है, बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाता है, भोला भाला होता है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाता है क्योंकि हर किसी पे विश्वास कर लेता है। क्रेड्यूलस होता है, ट्रस्टिंग होता है, ड्यूपेबल होता है, नाइव होता है, हर किसी पे विश्वास कर लेता है। एंटोनिम्स नहीं, स्केप्टिकल है, डाउटफुल है, कोई केयरफुल है, सस्पिशियस है, डाउटफुल है। तो जो भोला भाला इंसान था उसने उसकी झूठी कहानी को विश्वास कर लिया और उस पर सवाल भी नहीं उठा, तो भोला भाला था। अच्छा, भोले भाले इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, ये लोग क्या होते हैं, वेट बिहाइंड द ईयर्स, ग्रीन एज ग्रास, अ बेब इन द वुड्स। मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि जिंदगी में करना क्या है, या किस पे विश्वास करना है और किस पे विश्वास नहीं करना है। ये हर बात को मान जाते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फैलिशियसली। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ एल वाई लग गया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन गया, वर्ड, एडवर्ब। तो फैलिशियसली का मतलब क्या है, धोखेबाजी की तरीके से। तो फैलिशियस मीन्स कोई चीज जो धोखा दे रही है, फैलिशियसली मीन्स इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन अ फॉल्स और मिस्टेकन आइडिया, मतलब एक तरीके से धोखा सा है। एरोनियसली कुछ गड़बड़ की है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की है। सोफिस्टिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। डिसेप्टिवली कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब आप जिस बात को मान रहे हो वो बात कैसी है, वो बात सही नहीं है, वो बात गड़बड़ है। एंटोनिम्स नहीं, लॉजिकल बात है, सही बात है। कोजेंट है मतलब लॉजिकल बात है, सही बात है। रैशनल बात है मतलब लॉजिकल बात है। तो जो कमेंटेटर था उसने गलती से या धोखा देते हुए पूरे के पूरे स्लो डाउन को किसका कारण बताया, एक ही पॉलिसी का। तो उसने बोला कि जितना भी ये स्लो डाउन हुआ है ये क्या है, एक ही पॉलिसी की वजह से हुआ है। ये बात उसने गलत बताई। अगला वर्ड है ग्रीवियस। ग्रीवियस मीन्स बहुत ही सीरियस। तो कोई भी चीज बहुत ही सीरियस होती है आप उसको क्या बोलते हो, ग्रीवियस। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो बहुत ही सीरियस है, सिवियर है, हार्मफुल है, मतलब बहुत ही ज्यादा कैसी है, बहुत ही ज्यादा खराब है। सीरियस है, सिवियर है, ग्रेव है, डायर है। सिचुएशन बहुत डायर है, इसका मतलब कैसा है, सिचुएशन क्या है, बहुत ही सीरियस है। सोलम है, सोलम वर्ड का मतलब भी क्या होता है, सिचुएशन बहुत ही सीरियस है। एक्यूट है, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। क्रिटिकल है, क्रिटिकल शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। एक क्रिटिकल का मतलब होता है बुराई वाली टोन है। एक क्रिटिकल का मीनिंग होता है अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। एक क्रिटिकल का मीनिंग होता है सीरियस है। एक क्रिटिकल का मीनिंग होता है जांच अच्छे से कर रहे हो। तो क्रिटिकल वर्ड के सारे मीनिंग्स होते हैं। एंटोनिम्स माइल्ड है, हल्की फुल्की सी है। ट्रिवियल है, मामूली सी है। स्लाइट है, पाल्टरी है, कोई वैल्यू ही नहीं है। पैटी है, मामूली सी है। तो एक्सीडेंट की वजह से बहुत सीरियस इंजरीज हुई बहुत सारे पैसेंजर्स को। तो बहुत सारे पैसेंजर्स को बहुत ही सीरियस इंजरीज हुई, क्यों, उस एक्सीडेंट की वजह से। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रैकोनियन। बहुत सारी कंट्रीज क्या होती हैं, बहुत सारे ड्रैकोनियन लॉज लगाती हैं। ड्रैकोनियन का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट। लास्ट में आई एन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। ड्रैकोनियन लॉज का मतलब है बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज, बहुत ही हार्श और सिवियर लॉज। स्ट्रिंजेंट, ऑस्टियर, टायरानिकल, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट, रिग्रस। एंटोनिम्स बहुत लीनियंट है, दया दिखाती है, परमिसिव है, सब अलाउ कर देती है। तो गवर्नमेंट की बुराई की गई क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाई छोटे छोटे रूल्स को तोड़ने की भी। तो इसलिए क्या किया गया, गवर्नमेंट की बुराई की गई क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई। अगले वर्ड पे आते हैं स्प्यूरियस। कोई चीज स्प्यूरियस होती है मतलब फेक होती है ना। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो वो चीज क्या है, फॉल्स है, जेन्युइन नहीं है, मतलब वो चीज फेक है। बोगस है, फेक है, काउंटरफिट है, फेक है। फोनी है, फोनी शब्द का मीनिंग भी क्या होता है, फेक है। फ्रॉड्यूलेंट है,
फेक है, स्पेकियस है, फेक है, फोर्ज्ड है। फोर्ज शब्द के भी दो मतलब होते हैं। एक तो फोर्ज शब्द का मतलब होता है कि आप किसी चीज को नॉर्मली क्रिएट कर रहे हो, नॉर्मली बना रहे हो, और एक दूसरा फोर्ज का मतलब होता है आप झूठा बना रहे हो। नकली सिग्नेचर को क्या बोलते हैं? फोर्ज्ड सिग्नेचर। तो नकली सिग्नेचर आपने बनाया, शैम है, राइट। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? वो चीज फेक है। एंटोनिम्स नहीं, जेन्युइन है यार, ऑथेंटिक है, रियल है। तो कंपनी ने जो झूठे क्लेम्स थे उनको रिजेक्ट किया जो कॉम्पिटिटर कर रहा था। तो कंपनी ने जितने भी झूठे क्लेम्स थे उन सबको क्या कर दिया? उन सबको रिजेक्ट कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं, पीकेंट। पीकेंट शब्द का मतलब क्या है? बहुत ही स्पाइसी सा, बहुत ही शार्प जिसका टेस्ट होता है। जैसे लास्ट में ENT, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। जैसे गोलगप्पों का टेस्ट कैसा होता है? कभी कभी कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है एकदम पीकेंट गोलगप्पे खाने में। तो गोलगप्पों का टेस्ट पीकेंट होता है, मतलब बहुत ही स्पाइसी सा, बहुत ही शार्प सा। एक और मीनिंग होता है पीकेंट का, कोई चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी पीकेंट बोलते हैं। तो प्रेजेंटली शार्प, स्टिम्युलेटिंग और इंटरेस्टिंग। कभी कभी तीखी, जेस्टी भी उसको बोलते हैं, तीखा। टैंजी भी बोलते हैं, तीखा। पेपरी भी बोलते हैं, तीखा। दूसरा मतलब है प्रोवोकेटिव या स्टिम्युलेटिंग, जो चीज आपको भड़का दे। और तीसरा मतलब है इंट्रिग्यूइंग, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर बहुत ही एक्साइटिंग। तो तीन मतलब होते हैं। एक हो गया तीखा, दूसरा मतलब हो गया एनकरेज करने वाला या भड़काने वाला, और तीसरा हो गया कोई चीज जो कैसी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंटोनिम्स, ब्लैंड है, अभी हमने किया था। ब्लैंड और इंसिपिड का मतलब क्या है? बहुत ही फीका है। टीडियस है, बहुत ही बोरिंग है, कुछ मजा सा नहीं आ रहा, मतलब वो चीज कैसी है? बहुत ही ज्यादा पकाऊ सी। तो जर्नलिस्ट के इतने तीखे ऑब्जर्वेशन थे, तीखे का मतलब क्या? इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थे, इसकी वजह से जो डिस्कशन था बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट ने बहुत ही बढ़िया बातें बताई, तो इसकी वजह से जो डिस्कशन था बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, अभी हमने बात करी टेस्ट की, हम बात कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। तो अभी हम वर्ड करने वाले हैं कि कौन कौन से तरह के टेस्ट को किस क्या क्या चीजें बोलते हैं। तो एक तो सबको पता ही है, कोई चीज अगर मीठी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वीट। स्वीट टेस्ट सबको पता है। कोई चीज अगर बहुत ही ज्यादा खट्टी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? सार। कोई चीज स्पाइसी होती है उसको स्पाइसी। और अभी एक और वर्ड हमने क्या पढ़ा? पीकेंट, मतलब बहुत ही स्पाइसी है। अच्छा, कोई चीज होती है हल्की सी, मतलब स्पाइसी नहीं बोलेंगे उसको, जैसे इमली होती है ना, हल्की सी खट्टी भी होती है, उस उसको उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? टैंजी, हल्की सी खट्टी। अच्छा, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा खट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? टाट। तो ये हल्की सी खट्टी है, ये बहुत ज्यादा खट्टी है, ये स्पाइसी है, ये खट्टी, नॉर्मल खट्टी, और ये क्या है? मीठी है। फिर एक सॉल्टी तो सभी को पता है, नमक जैसी जो होती है। कड़वी को क्या बोलते हैं? कड़वी इज बिटर, बिटर होती है। अच्छा, कोई चीज ऐसी होती है जिसमें बहुत जूस सा होता है, जूसी सी होती है कोई चीज, उसको क्या बोलते हैं? उमामी। उमामी इज व्हाट? बहुत ही ज्यादा जूसी। अभी जूसी का हमने एक और वर्ड पढ़ा था, एंड दैट वाज व्हाट? सक्यूलेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? वो चीज बहुत जूसी सी है। अच्छा, किसी चीज की स्मेल अच्छी नहीं होती, मतलब बहुत तेज सी स्मेल होती है, उसको वहां पे जाती है बहुत तेज सी स्मेल आती है, उस चीज को क्या बोलते हैं? पंजेंट। तो उसकी स्मेल कैसी है? बहुत ही पंजेंट है, बहुत तेज है। कोई चीज एकदम फीकी सी होती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैंड या फिर इंसिपिड। मतलब उस चीज में क्या है? कोई भी टेस्ट नहीं है। तो ये अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं, सारे के सारे टेस्टी है। फिर वो सारे वर्ड्स आते हैं, स्मोकी, स्मोक जैसा टेस्ट आता है, बटरी, बटर जैसा टेस्ट आता है, नटी, नट्स जैसा टेस्ट आता है। तो जितने भी हमने वर्ड्स किए, सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच किया है, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, और ये सारे टेस्ट को बताते हैं। एरोमेटिक, जिसमें खुशबू भी आती है, अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आती है, उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज वायबल। कोई भी चीज वायबल है मतलब प्रैक्टिकल है, कोई भी चीज हो सकती है, वायबल है, प्रैक्टिकल है। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में ABLE लग रहा है, एडजेक्टिव, मतलब अच्छे से काम कर सकती है, प्रैक्टिकल है। वर्केबल है, फीजिबल है, प्रैक्टिकेबल है, मतलब हो सकती है। सिंपली शब्दों में बोलें तो अचीवेबल है। एंटोनिम्स प्रैक्टिकल नहीं है, अनवर्केबल है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती, इनफीजिबल है, हो ही नहीं सकती। तो कमिटी लुकिंग फॉर मी सर्चिंग, कमिटी क्या ढूंढ रही है?
एक वायबल, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढ रही है इस प्रॉब्लम का। तो मतलब एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन कमिटी चाहती है कि उन्हें इस प्रॉब्लम का मिल जाए। तो वायबल मीन्स वो चीज कैसी है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल। क्लियर सभी को, वोकैबुलरी समझ आई? चलो अब आ जाते हैं आज की स्टोरी पे, पर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 4000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार तुरंत के तुरंत थम्स अप दे देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। एवरीवन विल लाइक द सेशन। अ ड्रीम, एक सपना जिसने खत्म होने से मना कर दिया, जिसने मरने से मना कर दिया। चलो, विहान की कहानी है। विहान ने हमेशा सोचा था कि वो एक बहुत अच्छी जिंदगी बनाएगा अपने लिए, लेकिन इतने सारे फेलियर्स के बाद उसका जो सपना था उसे क्या लगा? इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल का मतलब क्या है? इलॉजिकल या इम्पॉसिबल सा लगा उसे। जब जब वर्ड आएगा आपको उस वर्ड का मीनिंग तेज तेज बोलना है मेरे साथ, है ना? तो जब जब वर्ड आएगा सभी लोग उस वर्ड का मीनिंग तेज तेज बोलेंगे मेरे साथ। हर दिन वो सेम वही बेनल, बनाल मीन्स बोरिंग कमेंट सुनता था उन लोगों से जो कहते थे तुम प्रैक्टिकल रहो, इतनी मुश्किल चीज की तैयारी मत करो। कुछ लोग तो उसके ड्रीम्स को ल्यूडिक्रस बोलते थे, मतलब बेवकूफी वाले बोलते थे, लेकिन विहान ने उनके वर्ड से अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं होने दिया। वो पहले स्टार्टिंग में बहुत गलेबल था, मतलब हर किसी की बात पे विश्वास कर लेता था, बहुत ही क्रेड्यूलस भोला भाला था, और वो लोगों को विश्वास कर लेता था जो उसको कहते थे कि तुम्हें हम जल्दी सक्सेस दिलाएंगे। लेकिन एक्सपीरियंस ने उसे सिखाया कि केयरफुली सोचो। वो उसने बहुत ही फैलिशियसली मीन्स स्पेकियसली, मतलब धोखे से विश्वास कर लिया था कि हार्डवर्क से काम चल जाएगा बिना प्लानिंग या पेशेंस के। एक फेलियर बहुत सीरियस आया उसकी जिंदगी में, क्योंकि उसने इतने महीनों काम किया और फिर भी वो बहुत छोटे मार्जिन से हार गया। कुछ समय के लिए तो उसने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो किया, ड्रैकोनियन इज स्ट्रिक्ट। उसने रेस्ट खत्म कर दिया, हॉबीज खत्म कर दी, फैमिली को टाइम भी नहीं दिया, लेकिन वो इस बात को भी समझा कि ऐसा स्ट्रिक्ट अप्रोच भी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। उसने झूठे एडवाइस को मानना मना कर दिया जो कहते थे कि शॉर्टकट होता है कोई सक्सेस का। उसने अपना रूटीन सिंपल रखा। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए उसने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से, पिकपॉइंट का मीनिंग क्या था? इंटरेस्टिंग से चेंजेस करे अपनी डेज में। कभी अपना स्टडी प्लेस चेंज कर लेता था, कभी अच्छी स्टोरीज पढ़ता था और छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करता था। धीरे धीरे उसका प्लान जो है वायबल हो गया, मतलब डुएबल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, और उसका सपना भी प्रैक्टिकल हो गया। खराब दिन थे, लेकिन विहान को ऐसा नहीं लगा कि खराब दिनों का मतलब क्विट करना होता है। उसने देखा कि अप्स एंड डाउन्स तो जर्नी का पार्ट होते हैं। महीनों बाद जब रिजल्ट आया उसे समझ में आया कि उसका ड्रीम इसलिए सरवाइव किया, इसलिए सरवाइव नहीं किया क्योंकि रास्ता आसान था, बल्कि इसलिए सरवाइव किया क्योंकि उसने हमेशा दूसरा चांस दिया अपने आप को। तो ऑलवेज गिव योरसेल्फ सेकंड चांस। एक बार फेल हो गए दूसरा चांस दो, दूसरी बार फेल हो गए तीसरा चांस दो, बट कीप गिविंग योरसेल्फ अनदर चांस। अपने आप को दूसरा चांस देते रहो, लगातार लगे रहोगे तो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। जितने भी हमने वर्ड्स किए थे वो सारे के सारे स्टोरी में आ गए। तो ड्रीम तब तक जिंदा रहता है जब तक आप उस पर काम करते हो। फेलियर से सक्सेस डिले हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी। तो कीप वर्किंग हार्ड, ट्राई अंटिल यू सक्सीड। जब तक ट्राई करो जब तक सक्सेसफुल ना हो जाओ। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे, आ गए सारे के सारे। इनको आप टेलीग्राम चैनल से पढ़ लेंगे। इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे आपको ये वर्ड शेयर हो जाएंगे। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला वर्ड है कनॉइश्योर। कनॉइश्योर में जो बहुत ही बढ़िया जज होता है, इसकी स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में आती है, तो हमेशा याद रखना कॉन नॉइस श्योर। ऐसे तोड़ तोड़ के याद करोगे तो हमेशा याद हो जाएगी। तो कनॉइश्योर का मतलब है जो बहुत ही ज्यादा जज होता है आर्ट, फूड, म्यूजिक का, जिसको बहुत नॉलेज होती है, उस ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? कनॉइश्योर। फैटलिस्ट, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा इंसान किस पे विश्वास करता है? फेट पे। फेट क्या होती है? किस्मत। तो पर्सन हु बिलीव्स कि इवेंट्स जो है किस्मत से डिसाइड होते हैं। फिलैटलिस्ट, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है। बहुत बार ये वर्ड्स बताते हैं कितनी बार ये वर्ड एग्जाम में आए, जो नंबर्स लिखे हुए हैं। रेक्ल्यूज, जो अकेला रहता है, जो इंसान सॉलिट्यूड में रहता है, अकेला रहता है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? रेक्ल्यूज। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। ले इन मतलब बाद में यूज करेंगे, उसके लिए आपने रख लिया। तो हमने खाना को स्टोर कर लिया तूफान से पहले, तो स्टोर करना बाद में यूज के लिए। ले ऑफ, किसी को पिंक स्लिप दे देना,
किसी को सैक कर देना, किसी को उसके वॉकिंग पेपर्स दे देना, मतलब जॉब से निकाल देना। लेआउट आपके घर का लेआउट होता है। जब आप कोई घर बनवाते हो या कोई ऑफिस बनवाते हो या कुछ भी बनवाते हो, उसका लेआउट होता है। लेआउट मीन्स कहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे चिल्ड्रन रूम होगा, तो उसको बोलते हैं लेआउट। लेआउट मीन्स चीज़ों को आपने अरेंज किया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी। लेयर अप, बहुत ठंड हो रही है तो आपने पहले वार्मर पहना, फिर टी शर्ट पहनी, फिर एक स्वेटर पहना, उसके ऊपर दूसरा स्वेटर पहना, उसके ऊपर आपने जैकेट पहनी, मतलब बहुत सारी लेयर्स पहनी कपड़ों की, जिससे कि आपको ठंड ना लगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। च्यू द डस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं धूल चाट दिया, नहीं धूल चटा दिया। तो धूल चटा दिया का मतलब होता है हरा दिया, और किसी इंसान ने जिसने डस्ट को च्यू किया, धूल चाटा है, मतलब वो हार गया है। तो च्यू द डस्ट मीन्स वो हार गया है। गो द वे ऑफ ऑल फ्लैश, इसका मतलब क्या है कि उस इंसान की डेथ हो गई है, उस इंसान ने किक द बकेट कर दिया है, मतलब वो इंसान मर गया, पास अवे कर गया। स्नफ इट, मर जाना। इन द लैंड ऑफ द डेड, मर जाना। द ग्रिम रीपर, ग्रिम रीपर क्या है, बेसिकली डेथ है, जो को पर्सोनिफाई किया गया। पर्सोनिफाई का मतलब समझते हो? पर्सोनिफाई का मतलब होता है मानवीकरण करना। तो जब किसी इंसान की डेथ हुई है और आप उस चीज को क्या कर रहे हो, पर्सोनिफाई कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोलते हो, द ग्रिम रीपर। इसका मतलब क्या है कि वो इंसान मर चुका है लेकिन आप उसको अभी भी एक पर्सन मान रहे हो, तो ग्रिम रीपर। क्लियर? सभी को मजा आया वोकैबुलरी पढ़ने में? पुश अप डेजीज, वेरी नाइस। पुश अप डेजीज मतलब उसकी कबर के ऊपर ना फूल खिल गए हैं, मतलब वो इंसान अब क्या हो गया, मर चुका है। दैट पर्सन इज डेड। ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। लेट्स कम टू टुडेज आर्टिकल। अच्छा, सभी को पता है आज से परफेक्शन 9.0 स्टार्ट हो रहा है। आज सभी लोगों की पहली क्लास है परफेक्शन 9.0 की। सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास। जितने बच्चों को बिल्कुल इंग्लिश बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की पढ़नी है, वो आज के आज मुझे परफेक्शन 9.0 की पहली क्लास में मिलेंगे। 11 बजे आपकी क्लास होगी। आई कैन अश्योर यू कि अगर आप मुझे 3 महीने परफेक्शन में और एडिटोरियल में दे देते हो तो इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो मेक श्योर करो कि जितने लोगों की भी इंग्लिश कमज़ोर है वो आज से शुरू करें और परफेक्शन 9.0 की पहली क्लास को देखें। ठीक है, 11 बजे आपकी क्लास होगी, यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे होगी। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अभी ऑफर भी चल रहा है, आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ट्रिपल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट का मतलब क्या है, 3 टेस्ट हुए। ट्रिपल तलाक सुना है? ट्रिपल तलाक इज 3 तलाक। ट्रिपल टेस्ट इज 3 टेस्ट। अड्रिफ्ट है मतलब वो चीज मूव कर रही है, मतलब किसी चीज से कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड। चलो अभी देखते हैं ऑथर का मतलब क्या है ट्रिपल टेस्ट से, अनकंट्रोल्ड से। ऑन द रूलिंग ऑफ, रूलिंग मीन्स जजमेंट। क्या जजमेंट आया, किस चीज को लेके जजमेंट आया, इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। चलो अभी समझ नहीं आया कि टॉपिक किस चीज के ऊपर है, बट पढ़ते हैं। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। ऑन अगस्त 20 को अ 9 जज बेंच, तो 9 जजेस थे उस बेंच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इन्होंने एक जजमेंट दिया। किस चीज को लेकर जजमेंट दिया? ऑन द करेक्टनेस, कितना सही है, ऑफ द रूलिंग, कि जो रूलिंग हुई, जो जजमेंट आया वो कितना सही है, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए रजप्पा केस। तो ये केस में जो जजमेंट आया वो कितना सही है, उसके ऊपर एक और जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इन दैट जजमेंट, उस जजमेंट में जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर जो हैं, उन्होंने ले डाउन किया, ले डाउन में स्टैब्लिश किया, उन्होंने इस बात को कहा व्हाट वाज कॉल्ड, जिसको ट्रिपल टेस्ट बोला जाता है। ट्रिपल टेस्ट क्या होता है कि अगर आपको बताना है कि कोई एक इंडस्ट्री है या नहीं, काउंट साइज में उसको माना जाए इंडस्ट्री ही नहीं, अगर किसी चीज को इंडस्ट्री मानना है इस एक्ट के अंदर तो उसको एक ट्रिपल टेस्ट देना पड़ेगा। उसको इंडस्ट्री तभी बोलेंगे जब वो 3 चीजों को सेटिस्फाई करेगा। अब 3 कौन कौन सी कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस वर टू बी मेट फॉर एन इंडस्ट्री। तो किसी भी चीज को आप इंडस्ट्री तभी बोलोगे जब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहली चीज एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ये काम होना चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से। दूसरा है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मिलकर काम करना चाहिए। और तीसरा है कि कोई भी सामान का प्रोडक्शन होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो कोई भी सामान है या कोई भी सर्विस है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिससे कि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो, इंसान को जो चाहिए वो पूरा हो। अदर देन दोस्त, किसके अलावा? जो लोग चीजें प्योरली रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल है। प्रॉफिट मोटिव इररेलेवेंट है, कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसका कोई मकसद नहीं था। मतलब इन 3 कंडीशंस में प्रॉफिट की कोई बात नहीं थी। व्हाट मैटर्ड इन दिस डिटर्मिनेशन, कौन सी चीज थी जो इंपॉर्टेंट थी? वो थी कि किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। और सिर्फ जो सोवरेन फंक्शंस थे, सोवरेन का मतलब वैसे क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो बाकी फंक्शंस बाहर थे इस चीज से, बस 3 ही चीजें थी कि कोऑपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, और कोई ना कोई सामान का प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 5 जज बेंच थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयबीर सिंह, उन्होंने एक डाउट उठाया इस डेफिनेशन को लेके, और एक 7 जज बेंच ने उसको करंट 9 जज बेंच के पास पहुंच भेजा था। तो 5 जज बेंच को डाउट हुआ, फिर 7 जज की बेंच ने उसको 9 जज की बेंच के पास भेजा, और 9 जज की बेंच ने उसी बात को बोला कि वो चीज सही है। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? दिस बेंच, तो ये जो बेंच थी 9 जजेस की, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लीड किया, सूर्यकांत जी ने, इन्होंने ट्रिपल टेस्ट को स्टैंडिंग किया। लेफ्ट स्टैंडिंग का मतलब क्या कि इसी को बोला कि ये परफेक्ट है। मतलब कोई भी चीज को अगर आप स्टैंडिंग छोड़ते हो इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि वो अच्छी है। तो उन्होंने बोला कि जो ट्रिपल टेस्ट है सही है सारे के सारे पेंडिंग डिस्प्यूट्स के, तो जितनी भी लड़ाइयां पेंडिंग है उन सबके लिए ट्रिपल टेस्ट सही है। अंडर द ओल्डर आईडी एक्ट, जो पुराना एक्ट था उसके अंदर, जिसको हटा दिया गया था, रिपील का मतलब क्या, रिमूव कर दिया गया था नवंबर 21, 2025 को, जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड IRC जो है केम इनटू फोर्स में इंप्लीमेंट हुए थे। लेकिन बहुत सारे जो जजेस थे इस 9 जज बेंच के, उन्होंने ये वाला भी जजमेंट दिया कि जो BWSSB है वो एक शीट एंकर नहीं होगा फॉर इंटरप्रेटिंग सेक्शन 2 ऑफ द IRC।
तो आईआरसी का जो सेक्शन 2 है उसको समझने के लिए आप किसको यूज नहीं करोगे, मतलब किस चीज को अच्छे से यूज नहीं करोगे, BWSSB को यूज नहीं करोगे। तो शीट एंकर का मतलब होता है कि जब इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप इस चीज पे जाओगे। तो ऑथर ने बोला नहीं, आप इसके हिसाब से इसको नहीं समझोगे। ये बात उस जज की बेंच ने क्लियर कर दी। दैट इज अ मिस्टेक, ये गलत है। इन हर डिसेंटिंग ओपिनियन, डिसेंटिंग का मतलब क्या होता है, नॉट मैचिंग या नॉट अग्रीइंग। वो इस बात से अग्री नहीं कर रही थी। कौन नहीं कर रही थी? जस्टिस BV नागरत्ना जी। उन्होंने बोला कि जो रेफरेंस इटसेल्फ है, कि जो हम रेफर कर रहे हैं उस चीज को, वो अननेसेसरी है, वो यूज का नहीं है। और जो ट्रिपल टेस्ट है उसमें किसी को भी बीच में नहीं आना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट रिक्वायर्स नो इंटरफेरेंस, उसको बीच में नहीं आना चाहिए। और ये जो व्यू है 3 बाकी जजेस ने भी शेयर किया। उनका जो लॉजिक है वो कंपेलिंग है। कंपेलिंग मींस कन्विंसिंग है। 1978 के बाद से और स्पेसिफिकली लिबरलाइजेशन जब हुआ और प्राइवेटाइजेशन के रिफॉर्म्स आए 1991 में। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या? इंडस्ट्रीज ओपन अप हुई बाकी लोगों के लिए। तो जब 1991 में चेंजेस आए और 1978 के बाद से बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए। पहले वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में काम करना शुरू किया, जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी के बाहर था। सरकारी में काम करते थे तो सरकार बहुत सारा सिक्योरिटी देती थी, अब वो उनको नहीं मिल रही थी प्राइवेट सेक्टर में। एन एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की डेफिनेशन जो बढ़ गई, जैसा कि एंटेल है, एंटेल मीन्स रिक्वायर्ड है, या फिर यहाँ पे एंटेल का मीनिंग क्या है? मेंशन्ड है। तो जैसा कि मेंशन्ड है ट्रिपल टेस्ट में, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गई कि ये चीज अभी क्या करेगी? बलवर्क है, बलवर्क मीन्स प्रोटेक्शन है वर्कर के लिए। तो कितनी अच्छी बात बोली। अब यहाँ पे पढ़ के समझ में आया कि ट्रिपल टेस्ट क्यों बनाया गया। ट्रिपल टेस्ट का मतलब है कि कोई भी इंडस्ट्री जहां पे मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता है, जहां पे कोई ना कोई सामान या सर्विसेज बन रहे हैं, और तीसरी कंडीशन क्या थी? जहां पे एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी हो रही है, उसको आप इंडस्ट्री बोलोगे। जब किसी चीज को इंडस्ट्री बोलते हो तो सरकार के रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं कि एम्प्लॉय को सिक्योरिटी देनी होती है। तो किसी भी चीज को इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आना जरूरी है अगर सारे के सारे वर्कर्स को सिक्योरिटी देनी है तो इसीलिए इंडस्ट्री की डेफिनेशन ऐसी बनाई गई कि ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस उसमें इंक्लूड हो जाएं, जिससे कि जो वर्कर है वहां पे उसको सिक्योरिटी मैकेनिज्म मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो मिल जाता है बट बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं मिलता है, इसीलिए इंडस्ट्री की डेफिनेशन ऐसी बनाई गई कि सबको प्रोटेक्शन मिले। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? येट फिर भी जो सेक्शन 2 है आईआरसी का वो दूर नहीं है, मतलब वो अलग नहीं है जस्टिस कृष्णा अय्यर के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला से, जो इसको BWSSB में यूज किया गया। और वो बहुत कुछ वही बात है, रिप्रोड्यूसेस का मतलब पे उसी चीज को कॉपी कर रहा है जो उसका मेन आइडिया था, मतलब बहुत कुछ सेम ही है। इसलिए समझना मुश्किल है कि BWSSB को अलग क्यों किया गया जब सेक्शन 2 भी वही कह रहा है। तो ऑथर ने क्या बोला कि सेक्शन 2 भी वही कह रहा था जो BWSSB कह रहा था, तो ये बात समझ नहीं आई कि BWSSB को हटाया क्यों गया। अच्छा, ट्रिपल टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्री लेबर डिवाइस नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ऑथर ने आगे समझाया है कि इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन बढ़ा दी गई है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को उसमें इंक्लूड करने के लिए, ब्रॉट विद इट ये अपने आप साथ में ना केवल इस एक्ट के प्रोटेक्शन लेके आई है बल्कि इसके रेस्ट्रिक्शन भी लेके आई है।
तो रेस्ट्रिक्शंस भी आए हैं, तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन बढ़ा दी गई है, तो इससे वर्कर्स को प्रोटेक्शन तो मिला ही है, बट साथ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस, एक फॉर एग्जाम्पल, एक रेगुलेटेड रूट होगा, मतलब एक कंट्रोल्ड रास्ता होगा, रेगुलेटेड मीन्स कंट्रोल्ड रास्ता होगा रिट्रेंचमेंट का। तो अगर एम्प्लॉयर को किसी को निकालना है, रिट्रेंचमेंट का मीनिंग क्या होता है, टर्मिनेशन, या फिर क्लोज करना है, तो उसको मैं पूरे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अब बार ऑन वर्कर्स, एक बैन लगेगा वर्कर्स पे जो स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी इच्छा से, तो अगर वर्कर्स कोई स्ट्राइक भी करते हैं तो उसके ऊपर भी रुकावट है। इन सेंस, तो जो ट्रिपल टेस्ट है उसको किस लिए लगाया गया है कि इंडस्ट्री में शांति बनी रहे, सिर्फ इसलिए नहीं लगाया गया कि वर्कर का ही वेलफेयर हो, नहीं, इंडस्ट्रीज में शांति बनी रहे, स्ट्राइक कम से कम हो, इसलिए भी इस ट्रिपल टेस्ट को लगाया गया है। सीवरिंग दैट प्रिंसिपल, सीवरिंग मीन्स रिमूविंग, अगर इस प्रिंसिपल को रिमूव कर दिया जाए आईआरसी से, जैसा कि ज्यादातर ने किया है, तो इससे क्या होता है, वो इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी लड़ाइयां रिजॉल्व होती है। अभी जो ट्रिपल टेस्ट का जो इंपॉर्टेंस है, इसको सेक्शन 2B में डाल दिया गया है, तो अब ये चीज इनकम्बेंट है, इनकम्बेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे नेसेसरी है, तो ये चीज अब कोर्ट्स को और ट्रिब्यूनल्स को फॉलो करनी पड़ेगी, उनके लिए जरूरी हो गया है कि वो इंश्योर करें कि लॉ में चेंज को वो ऐसे ना पड़े कि मकसद बदला है, नहीं, मकसद नहीं बदला है। हालांकि बहुत सारे जजमेंट ने इस कंट्रोल को हटा दिया है, लेकिन उनका मकसद नहीं बदला, उनका मकसद अभी भी वही है कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए और इंडस्ट्रीज जो है वेलफेयर करें वर्कर्स का भी, और इंडस्ट्रीज में शांति भी बनी रहे। तो इंटेंट चेंज नहीं हुआ है, मकसद चेंज नहीं हुआ है। क्लियर सभी को? चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस कर पा रहे नहीं कर पा रहे। पहले आप लोग करेंगे पांचों क्वेश्चंस, देन मैं एक्सप्लेन करूंगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। पैसेज ने इंडस्ट्री की डेफिनेशन को क्यों कंसिडर किया कि इंपॉर्टेंट है? क्यों? ऑथर ने रीजन क्या बताया था कि हुआ क्या, पहले सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम करते थे, जब लिबरलाइजेशन हुआ या रिफॉर्म्स है उसके बाद प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, तो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज को तो प्रोटेक्शन मिल जाता था लेकिन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। तो इसीलिए इंडस्ट्री की डेफिनेशन बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था कि सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसके अंदर आ जाए जिससे कि उनके वर्कर्स को भी प्रोटेक्शन मिल जाए। तो क्योंकि एक्सपेंशन जो था प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का, इसकी वजह से वर्कर्स बढ़ गए जिनको वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में मिलती थी। सही बात है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सिक्योरिटी मिल रही थी वो प्राइवेट वालों को नहीं मिल रही थी, इसीलिए इंडस्ट्री की डेफिनेशन को बढ़ाने की सोची गई। बिल्कुल सही है। क्योंकि लिबरलाइजेशन की वजह से प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस ही इकलौती इंस्टीट्यूशंस बन गए जो इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन को यूज कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि स्टेट ओन्ड एम्प्लॉयमेंट विड्रॉ हो गया कि सरकार अब एम्प्लॉयमेंट देती ही नहीं है, सरकार अब एम्प्लॉयमेंट देती ही नहीं है। बिल्कुल ही गलत है। तो आंसर इज ओनली ए। अगला, इनमें से कौन सा है जो आप इन्फर कर सकते हो, निकाल सकते हो ट्रिपल टेस्ट को लेके? इसका मेन पर्पस क्या था? वॉज एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मीन स्पेशली, कि स्पेशली क्या था कि बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए लेबर की? नहीं, इसका मेन मकसद क्या था कि शांति बने इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल पीस। लेबर की पावर्स बढ़ाना नहीं था इसका मेन मकसद, इसका मेन मकसद था कि शांति बनी रहे इंडस्ट्रीज में। तो ये तो गलत हो गया। इसका जो रिजल्ट था वो सिर्फ एम्प्लॉय प्रोटेक्शन ही नहीं था, एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी कंडीशंस लग गई। सही बात है। तो सिर्फ एम्प्लॉय प्रोटेक्शन नहीं था, और भी इसके रिजल्ट थे। एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी बहुत सारी कंडीशंस लग गई थी कि वो टर्मिनेट नहीं कर सकते, उनको अगर क्लोज करना है तो वो क्लोज नहीं कर सकते, रूल्स रेगुलेशंस को उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस एम्प्लॉयर पे भी लगी थी एम्प्लॉयज के अलावा। इसका जो एप्लीकेशन था उसका मकसद था कि एक बैलेंस बना रहे इंडस्ट्रियल एक्शन में और मैनेजरियल अथॉरिटी में, मतलब एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बनी रहे। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन का मतलब क्या है? एक तरीके से क्या बना रहे? बैलेंस बना रहे, मतलब शांति बनी रहे। तो उसका मकसद तो वही था कि शांति बनी रहे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। बिल्कुल सही है। तो आंसर इज सी, बोथ बी एंड। इनमें से कौन सा है जो इस बात से है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट को ट्रीट किया है और उसका इंपैक्ट क्या होगा? चलो देखते हैं। तो मेजॉरिटी का जो डिसीजन है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है कि एक जो स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है उसको नए वाले को गाइड करवाना या नहीं करवाना। सही बात है। ये ऑथर ने बोला कि एक स्टैब्लिश्ड इंटरप्रेटिव प्रिंसिपल है। कौन सा वो प्रिंसिपल था? ये वाला BWSSB। तो BWSSB भी वही कह रहा था, लेकिन BWSSB को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया समझ नहीं आया, मतलब एक अनसर्टेनिटी सी आ गई, क्लैरिटी खत्म कर दी कोर्ट ने। इसी वजह से ऑथर ने बोला भी था कि दैट इज अ मिस्टेक, एक मिस्टेक भी बोली थी कि ये चीज गड़बड़ है। तो जो इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग की गई इंडस्ट्री की, उसका मकसद था कि एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को रेगुलेट किया जाए। बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन बढ़ाएगी उसका मकसद ही ये था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को कंट्रोल किया जाए, उनको रेगुलेट किया जाए। जो ट्रांजिशन हुआ आईडी एक्ट से इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पे आए, इसका मतलब था कि जो पुराना वाला फ्रेमवर्क था वो बिल्कुल बेकार हो गया। नहीं, एलिमिनेटेड वर्ड ने गड़बड़ कर दी। नहीं, तो आंसर इज व्हाट? ए, बोथ ए एंड बी। अगला कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रिपल टेस्ट में वो एक्टिविटीज को बाहर कर दिया गया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की डेफिनेशन से, प्राइमरली मेनली जब उनका मकसद क्या है? जब उनका मकसद है कि वो प्रॉफिट करेंगे, तो उनको बाहर किया गया। उन्होंने बोला प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या ऐसा लिखा हुआ है कि उन इंडस्ट्रीज को बाहर कर दिया गया जब उनका कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है? बिल्कुल गलत बात है। तो ऑथर ने बोला कि ट्रिपल टेस्ट में प्रॉफिट वाली कोई बात ही नहीं है। ट्रिपल टेस्ट में तो तीन बातें हैं कि आप कोई सामान बेच रहे हो या डिस्ट्रिक्ट बना रहे हो, आप कोऑपरेट कर रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, और एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी हो रही है। प्रॉफिट वाली तो कोई बात ही नहीं थी उसमें, और यहाँ कह रहे हैं इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया प्रॉफिट को वाली इंडस्ट्रीज को। नहीं, अगर उनका कोई मकसद नहीं है प्रॉफिट मेकिंग का तो क्या वो इंडस्ट्री में नहीं कहलाएंगी? नहीं, बिल्कुल कहलाएंगी, वो भी इंडस्ट्रीज हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है।
तो वर्कर्स जो मूव हुए प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की तरफ रिफॉर्म्स के बाद, इसकी वजह से इंडस्ट्री की डेफिनेशन को बढ़ाना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट सेक्टर में वर्कर्स ने काम करना शुरू किया, इसकी वजह से सरकार को इंडस्ट्री की डेफिनेशन को बढ़ाना पड़ा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है वो पूरी तरीके से उन कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स को हटा रहा है जो BWSSB में थे। नहीं, बात एक ही थी, BWSSB में जो लिखा हुआ था IRC में भी वही लिखा हुआ है, मेन मकसद दोनों का सेम ही है, और यहां कह रहे हैं वो एलिमेंट्स हटा दिए गए हैं। बिल्कुल ही गलत है, आंसर इज बी, ओनली बी। अगला, एडमोनिटरी ऑथर ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है। हाँ, ऑथर ने कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला जब BWSSB में भी वही था जो IRC में है, तो आपने उसको हटाया क्यों? एप्रीहेंसिव, ऑथर को डर लग रहा है किसी बात का? नहीं, ऑथर को डर तो नहीं लग रहा। एक्सपोजिटरी, ऑथर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाँ बिल्कुल, ऑथर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है चीजों को। तो आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी। तो ऑथर ने क्रिटिसाइज भी किया है कोर्ट को एक जगह, और ऑथर ने अच्छी से चीजों को एक्सप्लेन भी किया है। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस। द जेंट्री, जेंट्री प्लूरल होता है ना, तो वर आएगा, वर इनवाइटेड। सी में एरर है, जेंट्री में सारे के सारे लोग। ही हैज स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन गैम्बलिंग, द नहीं आएगा। गैम्बलिंग एक गेम है, जब आप किसी स्पोर्ट्स को या किसी गेम को या किसी भी एक्टिविटी को नॉर्मली बताते हो तो उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगाते। तो डी। इकोनॉमिक्स को जब आप सब्जेक्ट मानते हो तो इज, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है इज। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार देख लेना जिस भी बच्चों को डाउट है। पोएम्स आएगा, पोएट्री इज अनकाउंटेबल होता है, जो गिन सकते हैं वो पोएम्स होती हैं, तो कोई पोएम्स नहीं है इस बुक में। पोएट्री जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, पोएट्री इज एन अनकाउंटेबल नाउन, पोएट्री को गिन नहीं सकते। तो अगर पोएट्री करोगे तो यहाँ पे इज भी लगाना पड़ेगा, दो जगह ठीक करना पड़ेगा। आई लाइक दोज प्लूरल है, दोज काइंड ऑफ ड्रेसेस। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के एरर में? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग पे। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना और मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 5,000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरी वन विल लाइक द सेशन, तुरंत की तुरंत, विदाउट अ गैप। कोर कंसर्न्स, कोर मीन्स मेन चिंताएं। इंडियन इकोनॉमी की हम बात करने वाले हैं और आगे के रास्ते की बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्किमिंग के लिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस। जो स्लो डाउन हुआ है इसकी ग्रोथ में वो सरप्राइजिंग नहीं है, बाकी चीज़ों ने बताया था, डिमांड भी कम हो गई है, इसमें ग्रोथ कम हो गई, ये भी कम हो गया, डिमांड कम हो गई। जुलाई की ग्रोथ जो सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट था पिछले 7 महीनों में, लेकिन डेटा ने कुछ चिंताजनक बातें बताई हैं। पहला ये है कि बेस इफेक्ट था, लो बेस इफेक्ट था, कोल सेक्टर जो है इतना बड़ा लेकिन इतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बट ये भी किसके ऊपर बेस्ड था कि जुलाई में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। आयरन और सेक्टर जो है बहुत अच्छा ग्रो किया, हालांकि थोड़ा सा कम हुआ जून से। ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लग रही है, हालांकि कमी आई थी पिछले साल। स्टील सेक्टर बहुत ड्रास्टिकली स्लो हो गया। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस सेक्टर्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दोनों कम हो गए हैं। इंडिया के जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ गए हैं, एलएनजी इंपोर्ट्स थोड़े से बढ़े हैं, तो इकोनॉमी की जो एपेटाइट है वो बाहर से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब कंट्रोल की जा रही है। ये जो डिपेंडेंस है बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत महंगी पड़ रही है हमें। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब इम्पोर्ट बिल बढ़ गया। फिर यूएस ने टैक्सेस लगाए, जो टैक्सेस लगाने की सोच रहा है, तो इससे और प्रॉब्लम आएगी। एथेनॉल ब्लेंडिंग भी, इससे भी इम्पोर्ट्स पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। दो चीज़ें अच्छी हैं बस, सीमेंट सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर अच्छा ग्रो किया है, हालांकि जुलाई में थोड़ा सा कम था, क्योंकि गर्मी जून में ज़्यादा थी। सीमेंट सेक्टर अच्छा ग्रो किया है। ये जो पॉजिटिव ट्रेंड्स है बहुत कम है। इंडियन इकोनॉमी जो है अभी प्रॉब्लम में है। चलो, तो जो रिपोर्टेड ग्रोथ है उसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ग्रोथ रेट डिस्टॉर्टेड था, सारे सेक्टर्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, नहीं सारे सेक्टर्स में तो नहीं हुआ। आईसीआई में जो जुलाई एक्सपेंशन है वो इसलिए है क्योंकि स्टील और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा है। प्रोडक्शन का क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हम कहाँ करते हैं। जो एक्सपेंशन हुआ है वो अच्छे बेस इफेक्ट की वजह से हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्शंस में हुआ है, सही बात है। जो हम एक्सपेंशन है वो किस वजह से लग रहा है, क्योंकि पिछले साल नीचे चला गया था, तो बेस डाउन होता है तो एक्सपेंशन ज्यादा लगता है। सभी को पता है ना कि बेस डाउन होता है तो एक्सपेंशन ज्यादा कैसे लगता है। मान लो आपके पहले 10 नंबर आए थे, अब 20 आए हैं, ये 10 कम है, बेस कम है, तो आपको लग रहा है 100% का इंप्रूवमेंट हुआ है। यही मान लो 18 होता और अब 20 आए हैं, तो ये इंप्रूवमेंट बहुत कम हो गया। तो बेस जितना कम होगा उतना इंप्रूवमेंट ज्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल बेस इफेक्ट। तो बेस जितना कम होगा आपको उतना ज्यादा एक्सपेंशन फील होगा। तो यही हुआ इंडियन इंडस्ट्री में भी कि पिछले साल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ था तो बेस डाउन हो गया, बेस डाउन हो गया तो इस बार ज्यादा लग रहा है। तो जुलाई के जो फिगर्स हैं वो बेकार हैं नहीं। इनमें से कौन सा है जो आप इन्फर कर सकते हो पैसेज से कि इंडिया का जो डिपेंडेंस है, इंडिया के जो इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया है, कम नहीं हो बढ़ा है भाई। इंडिया जो डिपेंडेंट है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे और एलएनजी पे, बताता है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है और इसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही बात है। डोमेस्टिक क्रूड ऑयल बढ़ गया है हमारे यहाँ, नहीं। प्रोडक्शन बढ़ा है, नहीं। जो शिफ्ट हुआ है एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ, इसकी वजह से अच्छा खासा डिक्लाइन हो गया, इंपोर्ट नहीं हुआ है। आंसर इज बी। स्कोर्स एवरीवन इन स्किमिंग। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। डेवस्टेशन मीन्स तबाही, रिजिडिटी मतलब फ्लेक्सिबल नहीं हो, फ्लक्स मीन्स लगातार चेंज हो रहा है, मेंटल इज कवरिंग, कंटामिनेशन मीन्स चीज खराब हो रही है, इम्प्योर हो रही है। 3, 1, 5 सॉरी दिस वाज 2, 3, 1, 5, 2 एंड 4। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आते हैं। मेक वंस ब्लड बॉयल मीन्स गुस्सा दिला रहे हो, कांगे गुस्सा दिला रहे हो, ये रहा। ऑन अ शू स्ट्रिंग आपका बजट बहुत कम है। पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, आपने सब कुछ ऑनेस्टली सबको बता दिया। रूल ऑफ थंब मतलब प्रैक्टिकल रूल है। टेक समवन टू द क्लीनर्स मतलब उसको आपने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। BDEANC। स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। Everyone has to write the meaning of at least 3 words in the comment section. Yes? आ जाते हैं परफेक्शन 9.0 पे। तो आज 24 ऑफ अगस्त है और आज से आपका परफेक्शन 9.0 स्टार्ट हो रहा है।
जितने ही बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की पढ़नी है, वो चाहते हैं कि उनके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, एक नंबर कहीं ना कटे, तो वो आज से ही एक आदत बना लेंगे एडिटोरियल और परफेक्शन को साथ में करने की। 1 से सवा घंटा एडिटोरियल को देंगे, 1 से सवा घंटा परफेक्शन को देंगे, दिन के 2.5 घंटे मुझे रोज देंगे, 3 महीने तक आई कैन अश्योर यू कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, भले ही आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, किसी भी मीडियम से हो। परफेक्शन 9.2 सारे एग्जाम्स के लिए होता है। इसमें हम अच्छे बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, हाई लेवल तक जाते हैं। अगर आप परफेक्शन 9.0 दे दोगे तो बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे कैट का एग्जाम हो, चाहे क्लैट का एग्जाम हो, आपके सारे एग्जाम्स में इंग्लिश में तो स्पेसिफिकली बहुत अच्छे मार्क्स आए। आपको 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपीज में आपको मेरे सारे बैचेस जो पिछले साल हुए थे और अगले साल पूरे के पूरे होंगे, कंप्लीट ग्रामर, प्री प्लस मेंस, बेसिक टू एडवांस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सारे परफेक्शन बैचेस, परफेक्शन के अंदर जो मॉक टेस्ट होते हैं, सारी की सारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस सब आपको मिल जाएगी। यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हो। मेक श्योर करना कि 11 बजे वाली क्लास में आज आ जाओ, पहली क्लास होगी 11 बजे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश के साथ क्वांट्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है। बैंकिंग एग्जाम में 40 से 50,000 वैकेंसीज हर साल आती हैं और बिल्कुल 6 से 8 महीने में आपकी ज्वाइनिंग लेटर तक आपके हाथ में आ जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे 6 से 8 महीने के अंदर जॉब मिल जाए तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 60% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, वो मिल जाए, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लो। कोई डाउट, कोई क्वेरी होता है आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो कि क्लासेस में रेगुलरली आओ। 1 घंटा एडिटोरियल और 1 घंटा परफेक्शन आपको रोज उस दिन तक देखना है जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आज की क्लास का मुझे फीडबैक जरूर देना, आपको आज की क्लास कैसी लगी। सेशन को एंड करते हैं। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार तुरंत लाइक भी कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे